हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अमेरिकन ऑथर की सीरीज चल रही है। इसमें हम मोस्ट इमिनेंट जितने भी अमेरिकन ऑथर रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। सीरीज़ के दौरान हम हर एक वीडियो में हर एक इम्पॉर्टेंट जो अमेरिकन ऑथर है उसकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। इसी सीरीज़ में आज जो वीडियो होने वाली है वो है एन ब्रैडस्ट्रीट के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत ही इमिनेंट राइटर रही अमेरिका की, और उस समय पर जो प्यूरिटनिज्म फैला हुआ था उसके विरोध में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे अगर हम प्यूरिटन एज की बात करें तो उस समय पर क्या कहा जाता था, प्यूरिटन्स में स्पेशली इनका जन्म जैसे कि एक प्यूरिटन फैमिली में हुआ, तो प्यूरिटन्स में कहा जाता था कि विमेन आर इन्फीरियर, विमेन शुड नॉट राइट, विमेन कैन ओनली रीड बाइबल। मतलब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, उन्हें लिखने का अधिकार भी नहीं था, साथ ही साथ अगर उन्हें कुछ स्टडी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो बाइबल रीड कर सकती थी। उस समय की सिचुएशन इस तरीके की थी। विमेन शुड नॉट स्पीक मच, विमेन शुड नॉट गो आउटसाइड। तो इस सिचुएशन में भी कैसे एक राइटर बनती हैं, किस तरीके से इनके वर्क पब्लिश होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रही हैं। आप कह सकते हो कि अमेरिका में पहली ऐसी फीमेल राइटर थी जो पहली फीमेल पोएट मानी जाती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ अमेरिका। तो आपको नेम भी ध्यान रखना है, एन ब्रैडस्ट्रीट। ओके, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ लास्ट में हम बहुत सारे MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप पूरी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, ध्यान से समझते हो, तो उसके बाद में आप सारे MCQs जितने भी आप लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे आप सारे कर लोगे ईजिली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इनका जन्म कब होता है? 1612 में इनका जन्म हुआ है और 1672 में इनकी मृत्यु हो जाती है, एन ब्रैडस्ट्रीट की। चलिए शुरुआत करते हैं। इनके इंट्रोडक्शन थे। एन ब्रैडस्ट्रीट 1612 टू 1672, ये इनका लाइफ स्पेन है। वॉज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन पोएट, राइटर एंड प्यूरिटन सेटलर। ध्यान रखना है, बहुत ही प्रोमिनेंट अमेरिकन पोएट हैं, राइटर हैं और प्यूरिटन सेटलर हैं। प्यूरिटन सेटलर से मतलब है कि वही उस समय की जो रूढ़िवादिता थी उसको इन्होंने दूर किया है। जो प्यूरिटनिज्म में चीज़ें फैली हुई थी उनको, उनके विरोध में इन्होंने काम किया है। ठीक है, उस चीज़ को, और प्यूरिटनिज्म की जो उस समय की पिक्चर थी, उस समय की जो चीज़ें चल रही थी सोसाइटी में, उनको इन्होंने अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट भी किया है। ओके, अर्ली लाइफ। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब होता है? तो ध्यान रखना है, बॉर्न ऑन मार्च 20, 1612 इन नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड। ओके, तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ है? नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है 20 मार्च 1612 में। ओके, ये एक प्यूरिटन फैमिली में जन्म लेती हैं। फादर कौन है? थॉमस डुडले, अ प्यूरिटन मैजिस्ट्रेट। इनके फादर का नाम है थॉमस डुडले। हालांकि इनका भी अगर हम कहें कि ये मैरिज के बाद का नाम है इनका, एन जो ब्रैडस्ट्रीट है। पहले इनका जो सरनेम था वो क्या था? डुडले था, एन डुडले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले इनका सरनेम डुडले था, मैरिज के बाद इनका ब्रैडस्ट्रीट सरनेम हो जाता है। ओके, इनके फादर का नाम थॉमस डुडले है जो एक प्यूरिटन मैजिस्ट्रेट थे। बाद में ये एक कह सकते हैं कि गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया। बाद में इनके फादर ने, हर फादर सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। कब से कब तक किया है तो वो भी ध्यान रखना है। इनके फादर ने ना 1634 से लेकर 1650 के बीच में गवर्नर के रूप में भी काम किया है। ठीक है, इनकी मदर कौन है? डोरोथी यॉर्क डुडले। ठीक है, इनकी मदर का नेम है, मैरिड साइमन ब्रैडस्ट्रीट। तो इनके हस्बैंड का नेम क्या है? साइमन ब्रैडस्ट्रीट। तो आप ध्यान रख सकते हैं, मैरिज से पहले इनका नाम होता है एना डुडले, उसके बाद में इनका सरनेम चेंज हो जाता है साइमन ब्रैडस्ट्रीट। जो इनके हस्बैंड होते हैं उनके सरनेम पर ये भी अपना सरनेम चेंज करती हैं, इनका नाम हो जाता है एना ब्रैडस्ट्रीट। अ प्यूरिटन लीडर इन 1628, तो ये शादी करती है एक प्यूरिटन लीडर से 1628 में, साइमन ब्रैडस्ट्रीट जिनका नेम होता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। 1612 में इनका जन्म हुआ है और 1628 में
इनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो 16 साल की एज में इनकी शादी हो गई है। आगे, इमिग्रेटेड टू मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी विद हर फैमिली इन 1630। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये ना इंग्लैंड में रहते तो थे, लेकिन ये अमेरिका कैसे पहुंचते हैं, तो अमेरिका ये एज एन इमिग्रेंट के रूप में पहुंचते हैं। ठीक है, इमिग्रेट होते हैं मैसाचुसेट के लिए। ओके, मैसाचुसेट बे कॉलोनी में इमिग्रेट होते हैं और 1630 में इनकी पूरी फैमिली वहाँ पहुँच जाती है मैसाचुसेट्स में, और वहाँ पर तभी 1634 में इनके फादर जो हैं वो गवर्नर बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्यूरिटनिज्म में क्या था कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं था, ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं था। अगर उन्हें स्टडी करनी है तो वो सिर्फ बाइबल पढ़ सकती थी। तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, शी डिड नॉट अटेंड स्कूल बट शी डिड हैव प्राइवेट ट्यूटर्स एंड आल्सो एक्सेस टू हर फादर्स लाइब्रेरी। आप ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया, लेकिन उनके फादर ने क्या किया था, उनकी शिक्षा के लिए उनके लिए प्राइवेट ट्यूटर्स लगाए थे, और साथ ही साथ उन्हें एक्सेस था उनके फादर की जो लाइब्रेरी थी उसमें भी वो स्टडी किया करती थी। हर फादर आल्सो हेल्प्ड हर इन हर स्टडीज़, टीचिंग हर थिंग्स अबाउट विच शी वॉज क्यूरियस। उनके फादर भी जो थे वो इनकी स्टडी में हेल्प किया करते थे, और साथ ही साथ ये जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी तो उन चीज़ों को वो सिखाया करते थे, उसके बारे में इनके फादर इन्हें समझाया करते थे। ठीक, इसी से इनकी एजुकेशन पूरी होती है। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे टाइटल तो ये नहीं रहेगा, आगे, हर फादर सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ऑफ फ्रॉम 1634 टू 1650। इनके पिताजी ने एज अ गवर्नर सर्व किया, कहाँ पर, मैसाचुसेट बे कॉलोनी ऑफ में, और कब से कब तक, 1634 से लेकर 1650 के बीच में वो एज अ गवर्नर वर्क करते हैं। आल्सो हर हस्बैंड वॉज गवर्नर फ्रॉम 1679 टू 1686, और साथ ही साथ इनके हस्बैंड भी गवर्नर के रूप में काम किया है उन्होंने भी 1679 से लेकर 1686 के बीच में। ही ट्रैवल्ड अ लॉट सो शी वॉज ऑफन अलोन। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे इनके हस्बैंड जो थे, तो इस वजह से क्या था कि ये ज़्यादातर जो थी अपने घर में ना अलोन रहा करती थी। और वैसे ये इनके 8 चिल्ड्रन थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये खाली टाइम में या फिर अपनी लॉनलीनेस को दूर करने के लिए अपने लिए पोइट्री लिखा करती थी। ठीक है, हालांकि ये पब्लिकेशन के लिए नहीं लिखती थी, ये खुद के लिए लिखती थी। ठीक है, इन्हें शौक था पोइट्री का, इसलिए वो पोइट्री लिखा करती थी। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, आगे चलते हैं, लिटरेरी करियर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट अमेरिकन पोएट टू पब्लिश अ बुक ऑफ पोइट्री, The 10th Muse lately sprung up in America 1650। अब देखो, इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको सुननी है, आपको ध्यान से समझनी है कि जो इनका पहला वर्क आता है, इनका ये फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन है। ठीक है, जिसका नाम है द 10th Muse lately sprung up in America, जो 1650 में आया। इसके पीछे की ये स्टोरी है कि ये ना इनके ब्रदर इन लॉ थे, जिनका नाम था रेब जॉन वुडब्रिज। ठीक है, ये इनके ब्रदर इन लॉ थे, रेब जॉन वुडब्रिज। एक बार क्या होता है, इनकी जानकारी के बिना, विदाउट हर नॉलेज, ये क्या करते हैं, इनके ब्रदर इन लॉ इनकी कुछ पोइटिक कलेक्शंस को चोरी कर लेते हैं। ठीक है, और उस पोइटिक कलेक्शन को ये पब्लिश कराते हैं। तो इन्हें जानकारी नहीं थी, मतलब एन को कोई जानकारी नहीं होती है, और उसके जानकारी के बजाय क्या होता है कि रेब जॉन वुडब्रिज जो हैं, इनकी जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन है उसको पब्लिश कराते हैं। ही पब्लिश दिस कलेक्शन इन 1650 without her approval in an attempt to show that a godly and educated woman could elevate the position held by a wife and mother without necessarily placing her in a competition with man। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को तो लिखने का अधिकार ही नहीं था, उस समय पर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो इनके ब्रदर इन लॉ इसको पब्लिश करा देते हैं इनकी जानकारी के बिना ही।
ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला वर्क इस तरीके से आया था। ओके, तो फर्स्ट अमेरिकन पोएट टू पब्लिश अ बुक ऑफ पोएट्री, पहली अमेरिकन पोएट थी जिन्होंने एक पोएट्री की बुक पब्लिश की। रॉट ओवर 50 पोएम्स मोस्टली इन हीरोइक कपलेट, और बहुत सारी 50 पोएम्स इन्होंने, लगभग 50 पोएम्स थी उसमें, और जो ज़्यादातर जो लिखी हुई थी वो उसमें किस फॉर्म में लिखी हुई थी, हीरोइक कपलेट में। थीम क्या थी इन पोएम्स की, तो आप देख सकते हो पोएम्स की थीम थी faith, family, love, mortality, American colonial life. These are the themes. Influenced by classical Greek and Roman poetry. और इनकी जो पोम्स हैं उन पर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था, तो इनकी पोम ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड थी किस चीज़ से, क्लासिकल ग्रीक और रोमन पोइट्री से। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखने हैं। अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स में इनका देखो 2 पोइटिक कलेक्शन स्पेशली ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला जो 1650 में पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश कराया, उनका नेम भी रेब जॉन वुडब्रिज। ओके, द 10th म्यूज लेटली स्प्रिंग अप इन अमेरिका, 1650 में ये वर्क पब्लिश होता है। उसके बाद में एक वर्क इनका ना इन्होंने रिवाइज एडिटिंग करने के बाद में उसे रिवाइज पब्लिश किया था। इनफैक्ट पोस्टमसली पब्लिश हुआ था इनका वो पोएटिक कलेक्शन। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे नीचे क्या गिवन है, तो आप देख सकते हो कि इसमें ना 50 से भी ज़्यादा पोएम्स थी। बाद में इन्हें जैसे पता चला कि इनका वर्क पब्लिश हुआ है, तो फिर बाद में इन्होंने उसमें एडिटिंग की और ज़्यादा पोएम्स को ऐड किया, ये सारी चीज़ें चली। अब उसमें मोस्ट फेमस पोम कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो द प्रोलॉग, बहुत ही फेमस पोम रही है इनकी, इसको भी ध्यान रखना है। द प्रोलॉग है। आगे टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड पोम है, ये भी अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने लिखी है, क्योंकि आप जानते हैं इनके हस्बैंड जो थे ना वो ट्रैवलिंग ज़्यादा किया करते थे, ये अकेली ही रहती थी ज़्यादातर। अ लेटर टू हर हस्बैंड एब्सेंट अपॉन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो अ पोम। और आगे कंटेम्पलेशन, ये भी बहुत ही फेमस पोम है। और नोटेबल पोम्स कौन सी हैं इनकी, तो आप देख सकते हो टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, ये भी पोम है। अ लेटर टू हर हस्बैंड एब्सेंट अपॉन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कंटेम्पलेशन, द प्रोलॉग इन ऑनर ऑफ दैट high and mighty princess Queen Elizabeth. Okay, these are the famous poem. ओके, और पोइटिक कलेक्शन का नेम आपको ये ध्यान रख लेना है। एक तो ये है 10th म्यूज लेटली स्प्रिंग अप इन अमेरिका, और एक और आपको नोट डाउन कर लेना है, वो शायद इसमें पीपीटी में मेंशन नहीं है, तो आप लिख सकते हो उसका नेम होता है सेब्रल। देखो ये सबसे पहले तो वो जो पोइटिक कलेक्शन है ना वो 1678 में, मतलब इनके मृत्यु के बाद में पब्लिश होता है, पॉस्टमसली पब्लिश हुआ है। ठीक है, इनका सेल्फ रिवाइज्ड बुक होती है, ये एन की सेल्फ रिवाइज्ड बुक है जिसका नाम है सेब्रल पोम्स कॉम्पिटेड with great variety of wit and learning. ठीक है, compete with great variety of wit and learning। ठीक है, ये कंप्लीट टाइटल है इनकी बुक का, जो रिवाइज्ड बुक थी 1678 में वो पब्लिश होती है, पॉस्टमसली पब्लिश हुई, अमेरिका में पब्लिश होती है, इंक्लूडिंग वन ऑफ हर मोस्ट फेमस पोएम। और इसमें एक बहुत ही फेमस पोएम जो हमने अभी देखी, टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, वो इसी में इंक्लूड की गई थी पोएम। ठीक है, हालांकि उनका कोई वो इरादा नहीं था कि वो इन चीज़ों को पब्लिश कराएं, लेकिन बाद में इनकी याद में वो चीज़ों को, उनकी ये जो पर्सनल पोएम्स थी उनको ना पब्लिश कराया गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, इनकी नोटेबल पोएम आप देख सकते हो। अगर इनके स्टाइल और थीम की बात करें, इनकी पोइट्री की क्या स्टाइल, क्या थीम रही है, तो प्यूरिटन वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी, इन्होंने प्यूरिटन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट किया है, और डोमेस्टिसिटी एंड फैमिली लाइफ, डोमेस्टिसिटी हमें देखने को मिलती है, फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं अमेरिकन वाइल्डरनेस एंड कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, और अमेरिका में उस समय पर जैसे चल रहा था ना, कॉलोनियल जो लोग थे, कॉलोनियल और प्यूरिटन की आपस में वही लड़ाई चल रही थी, उनकी विचारधारा मैच नहीं हो रही थी, तो अमेरिकन जो वाइल्डरनेस थी, ठीक है, वो और कॉलोनियल एक्सपीरियंस जो इनका रहा वो,
कॉलोनियल पीपल जो थे वो प्यूरिटन के विरोधी थे, तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी, उनको भी इन्होंने अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किया, अपनी पोएम्स में रिप्रेजेंट किया। यूज़ ऑफ मेटाफर, एलेगरी एंड सिम्बोलिज्म, और इन्होंने मेटाफर का इस्तेमाल किया अपने वर्क्स में, एलेगरी का और सिम्बोलिज्म का। रिफ्लेक्ट एंड मेडिटेटिव टोन, और इनकी जो पोएम्स है ना उसमें हमें रिफ्लेक्टिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, मेडिटेटिव टोन है इनकी पोएम्स की। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे अगर हम लेगेसी की बात करें तो कंसीडर, देखिए कि किस मतलब ये किस इन्होंने किस तरीके से अपनी छाप छोड़ी है अमेरिकन लिटरेचर पर, तो आप देख सकते हो कंसीडर्ड अमेरिका फर्स्ट पब्लिश्ड फीमेल पोइट, अमेरिका की पहली फीमेल पोइट हैं, ओके, जिन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कराया। इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन लिटरेचर एंड पोइट्री, और अमेरिकन लिटरेचर पोइट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इनके वर्क्स ने। रिकग्नाइज एज अ पियोनियर फीमेल राइटर, किस तरीके से इनकी पहचान बनी कि ये एक मतलब फीमेल राइटर में पियोनियर है, मतलब शुरुआत इन्होंने की है एज अ फर्स्ट, ये फर्स्ट फीमेल राइटर हैं। सेलिब्रेटेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन कॉलोनियल हिस्ट्री एंड कल्चर, और अमेरिकन कॉलोनियल हिस्ट्री और कल्चर में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। इनकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन, मतलब इनके ना 8 बच्चे थे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मूव्ड ऑफ आइप्सविच मैसाचुसेट इन 1640, और ये मतलब अपनी जगह से मूव कर जाती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी का नाम है इप्सविच, मैसाचुसेट्स में ही है, हालांकि ये भी 1640 में ही वहाँ मूव कर जाती हैं। एक्सपीरियंस्ड पर्सनल लॉसेस इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हर फादर एंड डॉटर, तो बहुत सारी चीज़ें थी इनके साथ। इनफैक्ट एक घटना ये भी है कि ये एक बार समुद्र की यात्रा कर रही होती है, ठीक है, और उस समय पर अचानक से तूफान आता है, क्या होता है उसकी वजह से, नहीं डिजीज़ फैल जाती है, उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है उस शिप के अंदर ही, ठीक। ये क्या होता है, इसमें क्या है, हर ट्रिप अबॉर्ड टू एराबेला का ट्रिप था इनका, ठीक है, ये समुद्री ट्रैवलिंग थी इनकी, एराबेला का ट्रिप था। एराबेला वॉज अ रफ वन। बैड वेदर एंड डिजीज कॉज्ड अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स टू डाई, तो बैड वेदर की वजह से, मतलब तूफान वगैरह भी आया, अच्छा मौसम नहीं था उस समय पर, समुद्री यात्रा ये कर रही थी, बहुत सारे लोग थे शिप में, और वहाँ पे बीमारी भी फैल जाती है, बैड वेदर होता है, उसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स की मृत्यु हो जाती है। और ये उस समय पर सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ये वो उसमें यात्रा पर गई थी। शी वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ हार्डशिप एंड ट्रेजिडी, बहुत ही मतलब वो अनप्रिपेयर्ड थी, उन्होंने इस तरीके की घटनाएं कभी देखी नहीं थी, तो उससे बहुत ज़्यादा आहत होती हैं वो। लिविंग कंडीशन इन मैसाचुसेट्स वर इक्वली हार्श एंड चैलेंजिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसीलिए अब इन्होंने पर्सनल लॉसेस भी झेले, जैसे कि इनके फादर की मृत्यु हो जाती है, इनकी डॉटर की मृत्यु हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी इनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती हैं। अब इनकी मृत्यु कब होती है, डाइड ऑन सितंबर 16, 1672 इन एंडोवर मैसाचुसेट्स। इनकी मृत्यु होती है 16 सितंबर 1672 में, कहाँ पर, एंडोवर मैसाचुसेट्स में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मतलब किस वजह से इनकी मृत्यु होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी मृत्यु होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई, ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनकी मृत्यु होती है। इससे पहले ये सफ़र कर चुकी थी, मतलब इन्हें स्मॉल पॉक्स होते हैं 2 बारी, और उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस से इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो आगे चलते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना हमने। अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इनके विषय में, एन ब्रैडस्ट्रीट के विषय में कुछ पर्सनल फैक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। एन ब्रैडस्ट्रीट पोइट्री वॉज इनिशियली पब्लिश्ड विदाउट हर नॉलेज और कंसेंट, तो जैसा कि हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इनकी जानकारी के बिना ही, इनके कंसेंट के बिना ही क्या होता है, इनकी पोइट्री को पब्लिश कर दिया गया था शुरुआत में, ठीक है। शी वॉज प्रेज्ड बाय कंटेम्प्रेरीज इंक्लूडिंग कॉटन मैदर, और इनको प्रेज किया गया, इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोत्साहन मिला, इनके वर्क को प्रेज किया गया, ठीक है। इनफैक्ट कॉटन मैदर उस समय के इंपॉर्टेंट राइटर थे, उनके द्वारा भी इनको प्रेज किया जाता है। हर पोइट्री रिफ्लेक्ट हर एक्सपीरियंस एज अ वुमेन, वाइफ, मदर एंड प्यूरिटन सेटलर, और इनकी पोइट्री जो है ना वो इनके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है। इनका कैसा अनुभव, इनके जो अनुभव थे एज अ वुमेन के, इनके जो अनुभव रहे एज अ वाइफ
इनके जो भी अनुभव रहे एज अ मदर और प्यूरिटन सेटलर, इनके जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनकी जो पोइट्री है ना ऑटोबायोग्राफिकल है। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उसमें रिप्रेजेंट किया, इनकी पोइट्री से वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ब्रैडस्ट्रीट्स वर्क वॉज लार्जली फॉरगॉटन अंटिल दी 90th सेंचुरी अमेरिकन रेनेसां। और बाद में क्या होता है, ब्रैडस्ट्रीट के जो वर्क थे ना ज़्यादातर भुला दिए जाते हैं 90th सेंचुरी में, जब अमेरिकन रेनेसां के दौरान। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी देखो हमने इनकी पूरी लाइफ के बारे में जाना। इन्होंने हालांकि ज़्यादा वर्क नहीं लिखे हैं, ये एक पोइट्री राइटर ही रही हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनकी जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप अब तक आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी होंगी और अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, वेयर वॉज एन ब्रैडस्ट्रीट बॉर्न? इनका जन्म कहाँ होता है? एन ब्रैडस्ट्रीट का कब होता है तो ये भी ध्यान रखना है, 1612 में इनका जन्म हुआ है। अगर मंथ भी पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? 20th मार्च। ठीक है, 20th मार्च। ओके, और कहाँ पर होता है? बॉस्टन मैसाचुसेट्स, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड, इप्सविच मैसाचुसेट्स या एंडोवर मैसाचुसेट्स। तो देखो सारे ही जो ये जगह है ना इनसे कनेक्टेड है हालांकि, पर इनका जन्म कहाँ हुआ है? नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ये बाद में माइग्रेट करते हैं अमेरिका के लिए। ओके, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है तो ये भी ध्यान रखो, एंडोवर मैसाचुसेट्स में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु वाज एन ब्रैडस्ट्रीट्स फादर? एन ब्रैडस्ट्रीट के फादर कौन थे? साइमन ब्रैडस्ट्रीट, थॉमस डुडले, जॉन विंथ्रॉप या फिर कॉटन मैथर? Correct answer is Thomas Dudley. Okay, option number B is the correct answer. Next is when did Anne Bradstreet immigrate to Massachusetts Bay Colony? कौन से ईयर में ये इमिग्रेट हो जाती है इनकी फैमिली मैसाचुसेट्स के लिए? Yes, 1630. Option number B is the correct answer. Moving to the next. Next is what is the title of Anne Bradstreet's first published book of poetry? Anne Bradstreet की जो फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी पोइट्री की, उसका नेम क्या था और कब पब्लिश होती है वो? पब्लिकेशन भी ध्यान रखनी है, कब पब्लिश होती है? 1650 में वो पब्लिश हुई और उसका नेम क्या होता है? द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप in America. Okay, option number A is the correct answer. Moving to the next question. Next is which poem by Anne Bradstreet is a tribute to her husband? इनमें से वो पर्टिकुलर पोम कौन सी है जो स्पेशली इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट की है, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है? टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, अ लेटर टू हस्बैंड एब्सेंट अपॉन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कंटेम्पलेशन या द प्रोलॉग? यस, राइट आंसर क्या है? टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ एन ब्रैडस्ट्रीट्स पोइट्री? तो प्राइमरी थीम क्या रही है एन ब्रैडस्ट्रीट की पोइट्री की? ऑप्शंस हैं लव एंड रिलेशनशिप, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, अमेरिकन कॉलोनियल लाइफ या फिर ऑल ऑफ द अबव? वेरी सिंपल, सारी ही चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी पोइट्री में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोएटिक फॉर्म डिड एन ब्रैडस्ट्रीट ऑफन यूज? वो पर्टिकुलर कौन सी पोएटिक फॉर्म है जिसका अक्सर एन ब्रैडस्ट्रीट ने इस्तेमाल किया है, यूज किया है? सोनेट, हेरोइक कपलेट, फ्री वर्सेस, बैलेड? Yes, right answer is heroic couplet. Moving to the next question. Who influenced Anne Bradstreet's poetry? Anne Bradstreet की पोइट्री किससे प्रभावित है? जॉन मिल्टन से, विलियम शेक्सपियर से, क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन पोएट से या फिर प्यूरिटन थियोलॉजियन से? यस, इनकी जो पोइट्री है ना उस पर किसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है? क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन पोएट्स। नेक्स्ट इज व्हाई इज एन ब्रैडस्ट्रीट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री? तो एन ब्रैडस्ट्रीट को बहुत ही फेमस या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री में?
शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन पोएट, शी वॉज अ पियोनियरिंग फीमेल राइटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखो उन्हें फर्स्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट, हालांकि नॉवलिस्ट तो नहीं थी वो, फर्स्ट अमेरिकन राइटर अगर आ जाए तो आपको राइटर लिखना है, यहाँ पे नॉवलिस्ट ना करके हम करेंगे राइटर। ओके, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन राइटर, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन पोएट एंड शी वॉज अ पियोनियरिंग फीमेल राइटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वॉज एन ब्रैडस्ट्रीट वर्क रीडिस्कवर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड? वो पर्टिकुलर कौन सी सेंचुरी थी जब एन ब्रैडस्ट्रीट के वर्क्स को दोबारा से डिस्कवर किया जाता है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी? यस, राइट आंसर है यहाँ पर 19th सेंचुरी में उनको रिकॉग्नाइज किया गया दोबारा से। नेक्स्ट, व्हाट वाज एन ब्रैडस्ट्रीट्स मेडन नेम? मेडन नेम से मतलब है कि इनका मतलब शुरुआत में जन्म के समय पर इनका नाम क्या रखा गया था, या फिर हम कहें इनका निक नेम क्या था, सर नेम क्या था? डुडले, ब्रैडस्ट्रीट, यॉर्क, विंसलो। तो इनका सरनेम पहले क्या था? डुडले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज एन ब्रैडस्ट्रीट्स हस्बैंड? एन ब्रैडस्ट्रीट के हस्बैंड का नेम क्या होता है? साइमन ब्रैडस्ट्रीट, थॉमस डुडले, जॉन विंथ्रॉप या फिर कॉटन मैथर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर है साइमन ब्रैडस्ट्रीट। मूविंग टू द नेक्स्ट। Next is, where did Anne Bradstreet settle with her family in 1640? 1640 में एन ब्रैडस्ट्रीट अपनी फैमिली के साथ में कहाँ पर सेटल हो जाती हैं? इप्सविच, मैसाचुसेट्स या फिर एंडोवर, मैसाचुसेट्स, बोस्टन, मैसाचुसेट्स या फिर सालेम, मैसाचुसेट्स? तो पर्टिकुलर सिटी का नेम बताना है। यस, राइट आंसर है यहाँ पर इप्सविच। Okay, option number A is the correct answer, Ipswich, Massachusetts. Moving to the next. In what year was Anne Bradstreet's poetry first published? बताइए, इनकी जो पोइट्री थी पहली बार कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये भी सिंपल ही है। यस, ध्यान रखना है 1650 में ये पब्लिश होती है ना? और किसके द्वारा पब्लिश कराई गई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनके द्वारा पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट, विच पोम वाई एन ब्रैडस्ट्रीट रिफ्लेक्ट हर प्यूरिटन वैल्यू? वो पर्टिकुलर पोम कौन सी है जिसके द्वारा हमें एन ब्रैडस्ट्रीट की प्यूरिटन वैल्यूज का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है? कंटेम्पलेशन है, द प्रोलॉग है, टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड है, या फिर अपॉन द बर्निंग ऑफ आवर हाउस है? यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कंटेम्पलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कंटेम्पलेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड एन ब्रैडस्ट्रीट्स पोएट्री? वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने एन ब्रैडस्ट्रीट की पोएट्री को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है? रोमांटिसिज्म है, प्यूरिटनिज्म है, क्लासिसिज्म है या फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म है? यस, प्यूरिटनिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रेज्ड एन ब्रैडस्ट्रीट पोएट्री? एन ब्रैडस्ट्रीट की पोएट्री को कौन प्रेज करता है? कॉटन मैथर, जॉन विंथ्रॉप, विलियम ब्रैडफोर्ड या फिर नैथानियल हॉथॉर्न? यस, कॉटन मैथर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉटन मैथर। नेक्स्ट इज, व्हाई इज एन ब्रैडस्ट्रीट सिग्निफिकेंट इन अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि क्यों सिग्निफिकेंट हैं। तो फर्स्ट अमेरिकन राइटर हैं, फर्स्ट अमेरिकन पोएट हैं और पियोनियरिंग फीमेल राइटर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु वाज एन ब्रैडस्ट्रीट्स फादर इन लॉ? तो एन ब्रैडस्ट्रीट के फादर इन लॉ का नेम पूछ लिया गया है। वो इसलिए पूछा गया क्योंकि इनके जो फादर थे, ठीक है,
सॉरी, इनके जो हस्बैंड हैं और इनके हस्बैंड और फादर इन लॉ का नाम सेम था, बस सीनियर और जूनियर लगाया गया था। ठीक है, तो इनके फादर इन लॉ जो होते हैं वो कौन होते हैं? साइमन ब्रैडस्ट्रीट सीनियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर डिड एन ब्रैडस्ट्रीट डाई? इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इप्सविच मैसाचुसेट्स, एंडोवर मैसाचुसेट्स, बोस्टन मैसाचुसेट्स, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड। नॉर्थहैम्पटन में तो इनका जन्म हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? यस, एंडोवर मैसाचुसेट्स में। और कब होती है इनकी मृत्यु? 1672 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 1672। नेक्स्ट इज which poem by Anne Bradstreet reflects her experiences as a mother? वो पर्टिकुलर पोम का नाम बताना है जिसमें हम एन ब्रैडस्ट्रीट के रिफ्लेक्शन को देखते हैं एज अ मदर। कंटेम्पलेशन, द प्रोलॉग, टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, इन मेमोरी ऑफ माई डियर ग्रैंड चाइल्ड। यस, what should be the right answer? Right answer is in memory of my dear grandchild. Option number D is the right answer. Moving to the next question. Wait a minute. Yes. What is the primary theme of Anne Bradstreet's poetry? इनकी पोएट्री की प्राइमरी थीम, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, ध्यान रखना है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। अमेरिकन कॉलोनियल लाइफ को रिप्रेजेंट किया, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, लव एंड रिलेशनशिप, these are the theme. Next, which poet influenced Anne Bradstreet's work? उस पर्टिकुलर पोएट का नाम बताना है जिसने इनके वर्क्स को प्रभावित किया। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, डू बैरेट्स, एफ्रा बेन। ध्यान रखना है, डू बैरेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, How did Anne Bradstreet's poetry impact American literature? अमेरिकन लिटरेचर को एन ब्रैडस्ट्रीट की पोइट्री ने किस तरीके से प्रभावित किया? Established Puritan values, influenced romanticism, paved the way for female writer. Yes, all of the above. ठीक है, तीनों ही चीज करेक्ट है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज What is the primary theme of the prologue? इनका जो वर्क है ना, द प्रोलॉग, मतलब बहुत ही फेमस रही है इनकी ये पोएम द प्रोलॉग, और इसकी क्या प्राइमरी थीम है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, द स्ट्रगल बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, या फिर द पावर ऑफ पोइट्री। तो द प्रोलॉग की जो थीम होती है वो है द स्ट्रगल बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which literary device does Bradstreet use in the opening line of the prologue? प्रोलॉग की ओपनिंग लाइन में किस तरीके की लिटरेरी डिवाइस इन्होंने यूज़ की है? मेटाफर यूज़ किया है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, एंजाममेंट है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इनकी जो स्टार्टिंग की जो लाइन है ना, आप देखोगे द प्रोलॉग जो है ना वो मतलब 8 स्टेंजास है उसमें, और 6 लाइन का एक स्टेंजा है, और वो भी 6 लाइन में ना फर्स्ट लाइन में ज़्यादातर उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट टोन डज ब्रैडस्ट्रीट कन्वे इन द प्रोलॉग? प्रोलॉग में किस तरीके की, किस प्रकार की टोन का ये यूज़ कर रही है, कन्वे करना चाह रही हैं? कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव, हम्बल एंड अपोलोजेटिक, क्रिटिकल एंड सैटिरिकल, मेलनकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव। ध्यान रखना है, इसमें जो जिस तरीके की इन्होंने टोन यूज़ की है वो है हम्बल एंड अपोलोजेटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेंजास डज द प्रोलॉग कंसिस्ट ऑफ? द प्रोलॉग पोम में कितने स्टेंजाज हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 10 हैं? ध्यान रखना है, देर आर 8 स्टेंजाज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन व्हाट ईयर वाज द प्रोलॉग फर्स्ट पब्लिश्ड? तो ये जो द प्रोलॉग पोम आई थी ये पहली बार कब पब्लिश हुई? 1630, 1650, 1660 या फिर 1670? यस, करेक्ट आंसर इज 1650,
क्योंकि ये भी जो पार्ट इनका जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन आया था उसी का पार्ट है ये भी। ओके, जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन है द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। नेक्स्ट इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द प्रोलॉग। द प्रोलॉग में जैसे कि हमने देखा कि 8 स्टेंजाज हैं, 8 क्या हैं, स्टेंजाज। ओके, अब इसमें ना एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, एक स्टेंजा में 6 लाइन है। अब ये जो 6 लाइन है ना, इनकी राइमिंग स्कीम क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी डी, या फिर ए बी। तो वो जो 6 लाइन है ना, उनकी राइमिंग स्कीम कैसे है, ए बी सी सी। ठीक है, दिस इज द राइमिंग स्कीम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, या फिर अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें तो वो भी सजेशन आप लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, इस राइटर का एक ही पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हम जो अगले इम्पॉर्टेंट राइटर हैं उनकी चर्चा करेंगे जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।